भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुकाबले में टिक नहीं रही है आगे। और ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं। धरातल पे काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं किया हुआ। जितना भी काम हुआ है ये आज़ादी के बाद में कांग्रेस ने ही किया है। गहलोत सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजना जी, आपका खुद का हॉस्पिटल है जी, क्या इस चिरंजीवी योजना का लाभ आम जनता को मिल रहा है? गरीब आदमी जो भी है वो मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद सकता, या ऐसे जो गरीब जो बच्चे हैं वो दुनिया से नहीं जुड़ पाते। एजुकेशन के मामले में, जनरल नॉलेज के मामले में दुनिया में आजकल क्या हो रहा है, इसके लिए गहलोत साहब ने और ये स्मार्टफोन योजना स्टार्ट की है। वो शानदार योजना है। चिरंजीवी योजना बहुत शानदार योजना है। मैं समझता हूँ कि देश नहीं विदेशों में भी इस तरह की योजना नहीं है। बीमा कंपनियां जो हैं बेसिकली ये बदमाशी करती हैं जी, बदमाशी करती हैं। ये कोई ना कोई बहाने से और सरकार को भी गुमराह करती है और काश्तकार को भी गुमराह करती है। तारानगर में लगातार किसान आंदोलन होते रहते हैं जी, आए दिन किसी न किसी बात को लेकर। हाल ही में क्रॉप कटिंग का मामला है, वो भी काफी जोरों से चला था। लगातार लोग 3-4 महीने तक आंदोलन के लिए बैठे रहे। अभी भी उनको वो मुआवजा नहीं मिला है। और वो किसान आंदोलन है, वो कभी तारानगर शिफ्ट हो जाता है तो कभी चूरू शिफ्ट हो जाता है। हर बार क्या है कि बदल के उम्मीदवार आ रहे हैं। जैसे मतलब क्या है कि अपॉइंटमेंट कर दिया, अभी आप एसडीओ हो इस तहसील के, आप इस विधानसभा के एसडीओ आया। जब वो आता है तब उसका अलग ही हिसाब किताब होता है। जब वो जाता है उसके बाद में नमस्ते तक नहीं आती। तारानगर के अंदर 2,54,000 वोट हैं जी, और हर व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी होती है। तो उसके चलते हुए यदि तारानगर के किसी व्यक्ति को आप उम्मीदवार नहीं बनाओगे तो तारानगर का व्यक्ति यदि राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो वो कहाँ जाके चुनाव लड़ेगा? कि आपके जो मौजूदा विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं, नरेंद्र बुडानिया साहब, उनकी टिकट काट के आपको क्यों टिकट देंगे? तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक आज तक और तारानगर विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने किसी भी स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम गांव ढाणी जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। उन्हीं समस्याओं को वहां के जनप्रतिनिधि होते हैं या फिर कोई नेता होता है, उनके सामने सवाल रखते हैं कि आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं। अगर सत्ता में है तो उनसे सवाल करते हैं, और विपक्ष में होता है तो उनने विपक्ष की धर्म निभाया है या नहीं निभाया, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसी के चलते हम पहुंचे चूरू जिले की तारानगर विधानसभा क्षेत्र में। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में पहले से मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं नरेंद्र बुडानिया साहब, लेकिन कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद कई दावेदार मैदान में हैं। उन्हीं दावेदारों में से एक दावेदार आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश जी शर्मा साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर होते हुए आपने राजनीति में आने का क्या सोचा, और जो यहाँ के विधायक हैं उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है जी। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, आप एक पैसे से डॉक्टर हैं जी, अच्छा खासा आपका हॉस्पिटल चल रहा है लोग कहते हैं, तो फिर राजनीति में आने की कैसे सोची आपने? देखिए, तारानगर में जो स्थानीय उम्मीदवार का जो मुद्दा है ये युवाओं की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, और मैं समझता हूँ कि पूरा तारानगर आवाम की ये पीड़ा है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है वो किसी भी स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए जो यहाँ तारानगर विधानसभा का जन्मा जाया हो, और यहाँ पे रह के स्थानीय स्तर पे लोगों के दुख दर्द में शरीक हो और उनका दुख दर्द है वो मिटाने की कोशिश करने वाला हो। उसके अंदर ये झील हो, उसके अंदर ये झील हो कि ये जो है ये सब मेरे लोग हैं जी। तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक आज तक और तारानगर विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने किसी भी स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाया जी। इस पीड़ा को मद्देनजर रखते हुए मैंने, क्योंकि जब मेरे पास कोई युवा आता है, कोई बुजुर्ग आता है, तो मेरे व्यवहार से और मेरी जो सेवा है उसको देखते हुए काफ़ी सालों से लोगों ने ये मेरे को बार बार अवगत कराया कि डॉक्टर साहब आप ये काम कर सकते हो, आप में हमारा विश्वास है। इसीलिए मैंने सेवा के माध्यम से और राजनीति में प्रवेश किया।
2018 में भी मैं टिकट मांग रहा था और उस दौरान कुछ जातीय समीकरण की वजह से और मेरा नहीं हो पाया। इस बार फिर हमने क्या है कि वही विधानसभा के लोगों ने और मेरा चयन किया है। पूरी वहाँ पे मीटिंग हुई तारानगर में, करीबन 8-10 हज़ार लोग थे जी। और सारे विधानसभा के लोगों ने और ये निर्णय लिया कि यदि ब्राह्मण में से किसी को उम्मीदवार बना जाए तो डॉक्टर महेश शर्मा होना चाहिए। जी, आप ये मीटिंग की बात करें, उन सब के बारे में मैं आपको जानना चाहूँगा कि आपके जो मौजूदा विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं, नरेंद्र बुडानिया साहब, उनकी टिकट काट के आपको क्यों टिकट देंगे? क्योंकि वो पहले से विधायक हैं, कांग्रेस की सरकार है, वो काम गिनाएंगे जनता के बीच में जाके, देखिए फिर टिकट कैसे कटेगा? काम की बात अपन करते हैं तो काम में बेसिकली काम जो है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के और एक सेट एजेंडा के तहत काम हुए। क्योंकि एक मतलब क्या है कि एजेंडा बनता है गवर्नमेंट का कि भी जैसे 10 CSC हैं पूरे प्रदेश के अंदर खोलनी है, 100 CSC हैं उनको आपको कर्मोन्नत करना है, 100 स्कूल हैं उनको कर्मोन्नत करना है। तो मतलब इस तरह की जो स्कीम्स जो है ना, उन स्कीम्स के तहत तारानगर में भी काम हुआ और विधानसभा में भी काम हुआ। तो वो कोई बुडानिया जी की अलग से कोई उपलब्धि नहीं कह सकते, अलग से उपलब्धि नहीं है। अलग से उपलब्धि होती तो तारानगर के जो ज्वलंत मुद्दे थे, जैसे पानी निकासी की जो मतलब बहुत बड़ी स्कीम है तारानगर के अंदर है, जब 2-2, 3-3 इंच भी बरसात हो जाती है तो आवागमन बाधित हो जाता है और तारानगर का जो व्यापार है वो प्रभावित होता है। और ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, उसके लिए हमने भी लड़ाई लड़ी, हमने भी उसके लिए आंदोलन भी किए। तो उसके बाद में उसमें कुछ सुधार हुआ। तो बुडानिया जी यदि व्यक्तिगत तौर पे किसी चीज़ को, किसी समस्या का समाधान करना चाहते तो वो उनकी अलग से दिखाई देती जी। ऐसा कोई मुद्दा नज़र नहीं आ रहा जिसमें बुडानिया जी ने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेके कोई काम किया हो। ये सारी CM साहब की स्कीम है, हर विधानसभा में हुई है, जहाँ पे बीजेपी का विधायक है वहाँ भी है, कांग्रेस वाले भी है। जी, आप बात कर रहे हो बुडानिया जी की, तो उन्हीं को देखते हुए तारानगर में जी कांग्रेस 2 गुटों में बट गई है। एक गुट है बुडानिया साहब का और एक गुट है आप लोगों का, जिसमें आप हो, महासिंह सिहाग है और कई जो नरेश सारण है, जिनका 2-3 का तो आपका कैंडिडेट का नाम चयन किया गया है जो आपकी सभा हुई है उसमें। देखिए, मौजूदा विधायक जब होता है तो संगठन भी उसी का होता है और हर व्यक्ति सत्ता के साथ जुड़ा रहना चाहता है, वो कभी भी ऐसे नहीं चाहता। क्योंकि आम आदमी को देखो राजनीति से कोई मतलब नहीं है, 80% पॉपुलेशन वो होती है जिसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। तो बुडानिया जी के पास उन्होंने जो संगठन बनाया वो संगठन है, हम कांग्रेस पार्टी के जो मूल जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भी संगठन के लोग हैं, संगठन के लोगों को भी किसने चुना है? संगठन के लोगों को भी तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने तो चुना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस 2 जगह है। रही बात दावेदारी जताने की, तो तारानगर की जो आवाम है वो ये चाहती है, तारानगर की जनता ये चाहती है कि हमारे बीच में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो वो हमारा प्रतिनिधित्व करे। जी, आप कह रहे हो हमारे बीच में रहने वाला। जी। ये बाहरी होने का मुद्दा आजकल काफी जोरों शोरों से है। बाहरी होने की इंटरनली आप लोगों को चलाया गया कोई अभियान तो नहीं है? बाहरी होने की बात मैं कहूँ आपको तो बाहरी होने में देखो ऐसा है ना कि तारानगर के अंदर 2,54,000 वोट हैं जी, और हर व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी होती है। तो उसके चलते हुए यदि तारानगर के किसी व्यक्ति को आप उम्मीदवार नहीं बनाओगे तो तारानगर का व्यक्ति यदि राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो वो कहाँ जाके चुनाव लड़ेगा भाई? वो कहाँ जाके चुनाव लड़ेगा? नंबर 1। दूसरा, हर बार क्या है कि बदल बदल के उम्मीदवार आ रहे हैं। जैसे मतलब क्या है कि अपॉइंटमेंट कर दिया, अभी आप SDO इस तहसील के, आप इस विधानसभा के SDO आया, जब वो आता है तब उसका अलग ही हिसाब किताब होता है, जब वो जाता है उसके बाद में नमस्ते तक नहीं आती आती है तो बताओ आप। बिल्कुल। तो तारानगर की जो जनता है उसमें इस चीज़ की भारी पीड़ा है जी। तो इसके चलते हुए और दावेदारी तो जनता की दावेदारी है, ये मेरी दावेदारी थोड़ी ना है, कोई जनता चाहती है। हम तो जनता के उसके आदेश के ऊपर चल रहे हैं और मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो तारानगर की जनता बोल रही है, नहीं तो मैं तो पहले बोल जाता।
नौकरी में था उसी टाइम बोल जाता। जी। तारानगर में लगातार किसान आंदोलन होते रहते हैं जी। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर। जी। हाल ही में क्रॉप कटिंग का मामला है, वो भी काफी जोरों से चला था। लगातार लोग 3-4 महीने तक आंदोलन के लिए बैठे रहे, अभी भी उनको वो मुआवजा नहीं मिला है। और वो किसान आंदोलन है वो कभी तारानगर शिफ्ट हो जाता है तो कभी चूरू शिफ्ट हो जाता है। जी। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या भूमिका रही उस आंदोलन? देखिए, ये जो क्रॉप कटिंग का है, बीमा कंपनियां जो भी के विधायक जी क्यों चेत नहीं रहे इसके लिए? बीमा कंपनियां जो हैं बेसिकली ये बदमाशी करती हैं। जी। बदमाशी करती हैं, ये कोई ना कोई बहाने से और सरकार को भी गुमराह करती है और काश्तकार को भी गुमराह करती है। जी। हम इस मामले में किसानों के साथ हैं और किसानों की जहाँ भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने पहले भी मदद की थी उनकी और अभी भी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप पैसे से डॉक्टर हैं जी। तो कोरोना काल में आपने कोई ऐसा काम जो मतलब लोगों के लिए किया हो? देखिए, कोरोना काल के अंदर हमारा जो हॉस्पिटल था वो नॉन कोविड केसेस के और मैनेजमेंट के लिए हमने रखा हुआ था, कलेक्टर साहब ने रखा हुआ था। और उस दौरान हमने जो नॉन कोविड का जो काम था वो अच्छा किया। उसके अलावा विधानसभा के, जिले के जो भी मतलब पीड़ित जो व्यक्ति हमारे पास आता था, मेरे पास आता था, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाए, भर्ती करवाने वाले को भर्ती करवाया, जिस किसी को घर में ज़रूरत पड़ती थी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की वो हमने दिलवाए, और आयुर्वेदिक में यदि कार्ड वितरण है वो भी हमने करवाया। तो कोरोना में तो इस तरह की आपात स्थिति थी कि यदि किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वो भी अपने आप में एक इमरजेंसी है। तो उस इमरजेंसी के तहत हम जितना भी सहयोग कर सके, हमारा ग्रुप है उसने जितना भी सहयोग जो कर सकता था उसने किया जी, और आगे भी करते रहेंगे। डॉक्टर हैं आप। अभी गहलोत सरकार ने एक योजना निकाली थी, राइट टू हेल्थ एक्ट लेके आए थे, योजना है माफ कीजिएगा। उस राइट टू एक्ट का जो आप मतलब विरोध काफी हुआ डॉक्टरों में, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो सही था या फिर गलत था? राइट टू हेल्थ जो बिल था वो बेसिकली ठीक था, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई खराब नहीं था। फिर वापस क्यों लेना पड़ा? सरकार की मनसा नहीं, वापस का मैं चर्चा करूंगा अभी आपसे। एक्चुअल में वो बिल है, वो जो अधिकारी वर्ग हैं वो ढंग से जिस हिसाब से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था उस हिसाब से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। क्योंकि राइट टू हेल्थ का मतलब ये हो गया कि आप सबको स्वास्थ्य का अधिकार दे रहे हो। स्वास्थ्य के अधिकार के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। एक यही नहीं है कि आप कोई बीमार हो गया उसका ही मतलब क्या है कि आप हेल्थ चेकअप करवा के या उसको आप दवाई दे के उसको ठीक करो। आपका पानी भी ठीक होना चाहिए, आपकी हवा भी ठीक होनी चाहिए, आपका जो सराउंडिंग है वो भी ठीक होनी चाहिए। फिर उसके बाद में छोटे हॉस्पिटल्स जो थे उनको उन्होंने मतलब इन्वॉल्व किया, क्योंकि छोटे हॉस्पिटल्स के अंदर जैसे किसी के पास एक डॉक्टर है, किसी के पास 2 डॉक्टर हैं, तो ऐसे में आप जो व्यक्ति है दूसरी बीमारी का यदि कोई आ गया तो उसका इलाज वो कैसे करें? वो जो मेडिकल एथिक्स है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, उससे मतलब वो परे है। तो ऐसा करके और डॉक्टर्स ने इस चीज़ का मतलब विरोध किया था। सरकार के समझ में आ गई बात। सरकार के समझ में आने के बाद में उन्होंने कहा कि भी ऐसे हॉस्पिटलों जहाँ पे यदि कोई भी व्यक्ति जाता है, किसी भी बीमारी का जाता है, तो सारे डॉक्टर्स की व्यवस्था, फैसिलिटी, जांच की सुविधा सारी हो, ऐसे हॉस्पिटल को और आरटीएस के दायरे में लिया जाए। जी, यही सारे डॉक्टर मांग कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ एक्ट की बात कर रहे हैं तो फिर गहलोत सरकार की योजनाओं की भी बात कर ली जाए। गहलोत सरकार की काफी योजनाएं हैं। चिरंजीवी योजना, जी, आपका खुद का हॉस्पिटल है, जी, क्या इस चिरंजीवी योजना का लाभ आम जनता को मिल रहा है? चिरंजीवी योजना बहुत शानदार योजना है। मैं समझता हूँ कि देश नहीं विदेशों में भी इस तरह की योजना नहीं है। क्यों नहीं, इसकी वजह बताता हूँ मैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर 850 रुपये में पूरे परिवार का बीमा होता है, और जो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं या ऐसी कोई कैटेगरीज हैं उनका फ्री भी है, और वो 5 लाख का बीमा है, वो तो आपका है ही है। इसकी जो रेंज है वो 25 लाख तक है। तो
25 लाख तक का बीमा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो और कंपनीज हैं इनकी तो रेट इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी यदि अपना व्यक्तिगत करवाना चाहे तो भी मतलब क्या है कि 850 तो क्या 8,500 रुपये में ना हो। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, फिर मरीज को कोई चिंता नहीं, इलाज की कोई किसी भी तरह किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाए कोई चिंता नहीं। अच्छा, आदरणीय गहलोत साहब ने इस चीज़ का पूरा प्रचार प्रसार कर रखा है कि यदि किसी का कार्ड भी जुड़ा हुआ नहीं है तो हम वहाँ कलेक्टर साहब को भेजते हैं और कलेक्टर साहब उसका हाथों हाथ जुड़वा के और इलाज भी शुरू करवाते हैं। ऐसे में एक दो दिन छोड़ के कलेक्टर साहब को फ़ोन करता हूँ और होते हैं लोगों का काम, सबके हो रहे हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत। कहने का मतलब धरातल पे है, ये धरातल पे बहुत शानदार योजना है। मैं समझता हूँ कि ऐसी योजना न तो कोई कभी आई और न आगे आई। जी, एक चीज़ और योजना लेकर आए हैं गहलोत साहब, स्मार्टफोन की योजना जी, जो बच्चों को दे रहे हैं, विधवा महिलाओं को दे रहे हैं और वृद्ध लोगों को दे रहे हैं जी। ये योजना आप कैसे सोचते हैं? देखिए, गरीब आदमी जो भी है वो मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद सकता, या ऐसे जो गरीब जो बच्चे हैं वो दुनिया से नहीं जुड़ पाते एजुकेशन के मामले में, जनरल नॉलेज के मामले में, दुनिया में आजकल क्या हो रहा है, इसके लिए गहलोत साहब ने और ये स्मार्टफोन योजना स्टार्ट की है। वो शानदार योजना है और गरीब व्यक्ति को फायदा हो रहा है। आजकल गैस सिलेंडर भी सस्ते कर दिए गए हैं जी। और बात करें अन्य योजनाओं की जैसे महंगाई राहत कैंप, क्या महंगाई राहत कैंप सिर्फ ढकोसला था या फिर धरातल पे पहुंचे? महंगाई राहत कैंप तो कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई राहत हमारे गांव में लगा ही नहीं कैंप। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है जिस किसी ने भी कोई शिकायत की है, मैं समझता हूँ कि वो पहुँच नहीं पाया होगा, क्योंकि पहले हमने जैसे क्या है कि हर पंचायत पे लगाए हैं, उसके बाद में फॉलोअप कैंप भी लगे हैं, तो सबको फायदा हो रहा है। बाकायदा एनजीओ की जो टीम है, जो पंचायत के जो कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, सबको मिला के इसका प्रचार प्रसार किया है। हर गली गली के अंदर हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता जा रहा है, तो बहुत ही शानदार, एमआरसी का तो बहुत शानदार रिजल्ट आया है। गहलोत साहब की योजनाओं से अपन तारानगर की ओर लौट चलते हैं। जी, ठीक है। मान लीजिए अगर एक बार फिर बुडानिया जी को पार्टी विश्वास जता लेती है, टिकट दे देती है, तो आप लोगों का क्या स्टेटमेंट है, क्या उनके साथ आएंगे? देखिए, ये पार्टी का निर्णय होगा और क्या होगा ये अभी बताना असंभव है, क्योंकि ये बहुत काल्पनिक सवाल है। तारानगर का आवाम है, उसने ये निर्णय ले लिया है कि इस बार स्थानीय व्यक्ति ही तारानगर का प्रतिनिधित्व करे। अभी हाल ही में चूरू में पर्यवेक्षक आके गए हैं जी, आप लोगों को 1-to-1 किया गया और बातें की गई जी, सभी दावेदारों को बुलाया गया जी, क्या बातें हुई? नहीं, बातें उसके अंदर तो ये भी ठीक है, हमने हमारी उपलब्धियां हैं, हमारी जो मतलब संगठन की जो रचना है, जो हम कर सकते हैं विधानसभा के लिए, पार्टी के लिए, वो सब सारी चीज़ें हमने गिनाई और उन लोगों को हमने बताया और उसके बाद हमने कहा भी पार्टी का जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकारें। जी, भाजपा की बात करें तो भाजपा में पिछली बार की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला था जी, राकेश जांगीड़ थे, वैद साहब मौजूद थे और बुडानिया साहब दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इस बार कहना है कि आमना सामना होगा भाजपा और कांग्रेस का जी। तो कैसे देखते हैं भाजपा को प्रतिद्वंदी के रूप में? देखिए, कांग्रेस जांगीड़ मैदान में है, उसमें कांग्रेस पार्टी है, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम किया। भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुकाबले में टिक नहीं रही है आगे, और ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये सिर्फ बातें करते हैं। धरातल पे काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं किया हुआ, जितना भी काम हुआ है ये आज़ादी के बाद में कांग्रेस ने ही किया है। अब कहने को कुछ भी कहो, उससे कोई हो नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनका कार्यशैली अलग है, कांग्रेस काम करने में, आर्थिक नीतियों में विश्वास रखती है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से तारानगर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तारानगर के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि तारानगर की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, यदि मेरे को प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो मैं उन ज्वलंत समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र इलाज करूँगा, क्योंकि जो मेन जो समस्या है और मेरे को बहुत बुरा लगता है कि जब बरसात के टाइम में, बरसात के समय में यदि 2-2 इंच बरसात हो जाती है तो पूरा मार्केट डूब जाता है, उससे पूरा का पूरा मार्केट है उसका व्यापार प्रभावित होता है। क्योंकि तारानगर आजकल एजुकेशन हब बना हुआ है तो आवागमन में बच्चों के बाधा होती है और शहर का सौंदर्यीकरण है वो भी बिगड़ता है। तो
तो ये मेरी प्रमुख मांग रहेगी। उसके बाद में जो नहर का कटा हुआ जो रकबा जो वंचित है अभी भी, उस रकबे को जुड़वाने की कोशिश करेंगे, पानी को बढ़वाने की कोशिश करेंगे और नहर के कुछ एक जो कंस्ट्रक्शन के जो रिपेयरिंग के जो काम है उनकी वजह से और जो पानी किसानों तक पहुंच नहीं पाता उसको सुव्यवस्थित तरीके से और पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी जो मेजर समस्या पूरे विधानसभा के अंदर है वो पीने के पानी की समस्या है। पीने के पानी की समस्या का और अच्छी तरह से और माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए प्रत्येक घर के अंदर पीने का पानी पहुंचे, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। क्योंकि पूरी विधानसभा के अंदर जो पहले जो लाइन गिरी हुई है वो लाइन छोटी लाइन है और उसके बाद में जो भी काम जो होना चाहिए था वो काम हो नहीं पाया। बिजली की समस्या है, कई जगह जैसे बिजली नहीं पहुंच पा रही, कुछ एक जैसे पंचायतें हैं वो सड़क से नहीं जुड़ी। मूलभूत सुविधाओं पे मेरा फोकस रहेगा। इसके साथ साथ हॉस्पिटल का भी, जैसे अभी गहलोत साहब ने ट्रॉमा सेंटर का यहाँ पे दिया है, बहुत अच्छा काम किया है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी बढ़े हैं अभी और मैं उसमें भी सुधार करने की कोशिश करूँगा। एजुकेशन की यदि अपन बात करें तो एजुकेशन के अंदर भी तारानगर में बहुत कुछ करने को बाकी है। जी, आपने कई चीज़ें बताई, मेरे एक दो सवाल और निकल के आ गए आपके में से। सबसे पहले बताया आपने पीने के पानी की समस्या। जी, इतने 70 साल हो गए आज़ादी को, जी, आज भी घर में लोगों के नल नहीं लगे हैं। नहीं, बाहर जो मटकियों से पानी लेके जाना पड़ता है। नल लगे हुए कई गाँव में गया हूँ, लेकिन बेसिकली ये अगर लगे हैं तो उनमें पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता। ये यही मैं आपको कह रहा हूँ कि एक तो बेसिकली क्या है कि जो पुरानी जो पाइपलाइन गिरी हुई है, जो कांग्रेस के टाइम में गिरी थी, वो पाइपलाइन अब क्या है कि छोटी पड़ती है। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो पानी की खपत ज़्यादा चाहिए। पानी की खपत ज़्यादा चाहिए तो उसके अंदर निश्चित मात्रा में पानी आ रहा है, वो पाइपलाइन चेंज करवाई जाए। दूसरा, इसके अंदर जल जीवन मिशन के अंदर जो भारत सरकार की जो स्कीम है और उसमें कुछ हिस्सा स्टेट का भी है, वो पाइपलाइन ढंग से नहीं पड़ी हुई। उसका जो माइक्रो मैनेजमेंट है, 50% प्लस राज्य सरकार का हिस्सा। हाँ, नहीं, उसमें जो माइक्रो मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकायदा प्रत्येक गांव का लेवल निकाला जाए, लेवल निकाल के हर घर के अंदर पानी पहुंचे, ये मेरी मंशा रहेगी। क्योंकि मैं पूरी विधानसभा में घूमता हूँ तो मैंने देखा है कि लोगों की ये शिकायत है, कहीं पाइपलाइन है वो ऊपर पड़ी है। वो लोग जो कंपनी काम करके गई थी उस कंपनी ने अच्छा काम नहीं किया। जी, आपने नहर की पानी की बात की। जी, नहर तो आई है लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी तारानगर विधानसभा को पानी मिलेगा, क्योंकि विधायक जी अभी नहर का वादा किया था लेकिन गांव के लोगों का कहना है नहर का काम चल रहा है, उसमें करप्शन हो गया है। तो आपको क्या लगता है नहर का पानी पहुंच पाएगा खेतों में? देखिए, नहर का पानी है वो कुछ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की वजह से बढ़ोतरी हुई है और ये जो कटा हुआ रकबा था पानी, इसका ऑलरेडी सैंक्शन था। तो जब किसानों के साथ मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई, उसके अंदर हमारे भी किसान कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं नरेंद्र जी दूत, वो गए, उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया और उन्होंने बताया भी कि आप इतना रकबा और जोड़ सकते हो, इतना पानी हमारे पास है। अब उसके चलते हुए और ये मतलब क्या है कि नहर का जो बचा हुआ जो हिस्सा था ये बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब उसके अंदर करप्शन की तो मैं क्या ही बात करूं, करप्शन का तो अलग सिस्टम है, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन जो बचा हुआ जो काम है वो कांग्रेस गवर्नमेंट का, वो यदि मेरे को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो मैं उसको अवश्य जुड़वाने की कोशिश। जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेश जी शर्मा साहब, जो कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी तारानगर में किस पर विश्वास जताती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि तारानगर से भाजपा जीतकर विधानसभा पहुंचती है या फिर कांग्रेस। लेकिन आप आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा को लगातार देखते रहिए। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा, फिर मिलते हैं किसी गांव में, किसी ढाणी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।